शोले के रहीम चाचा, आईने के राम शास्त्री और शौकीन के इंद्र सेन, तो नमक हराम के बिपिन लाल पांडे, ये सारे किरदार निभाए थे ए.के. हंगल ने, जो एक्टर तो थे ही लेकिन देश की आजादी के लिए भी लड़े थे, जुनूनी आंदोलनकारी थे, गुलाम भारत में स्वतंत्रता सेनानी थे। आजादी के 2 साल बाद तक कराची जेल में उन्हें बंद रखा गया था। देश आजाद हुआ तो फिल्मों में आए, फिल्मों के जरिए खूब नाम कमाया, खूब शोहरत हासिल की। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब शिवसेना ने उनकी सब कुछ पे बैन लगा दिया था, यानी कि ना तो खाने के लिए कुछ था, ना काम था, ना पैसे थे। आर्थिक तंगी इतनी आ गई थी कि जिंदगी के आखिरी लम्हों में उनके पास इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे। आप खुद सोचिए, एक एक्टर जो इतना नाम कमा रहा, इतनी दौलत कमा रहा है, उसके पास आखिरी वक्त में इलाज कराने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने वो काम किया जो आप सोच भी नहीं सकते थे। चलिए मैं आपको आज ए.के. हंगल की कहानी सुनाता हूँ। आज से ठीक 11 साल पहले 98 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था और आज उनकी पुण्यतिथि है। तो ऐसे में चलिए उनकी दिलचस्प कहानी मैं आपके सामने रखने वाला हूँ और आप खुद हिसाब लगाना कि क्या वाकई में एक इंसान इस तरह से जिंदगी को बदल सकता है? क्या एक इंसान सब कुछ जीतने के बाद भी सब कुछ हार सकता है? ए.के. हंगल का बचपन अंग्रेजों के खिलाफ उनके विद्रोह से भरा रहा। 1 फरवरी 1914 को ए.के. हंगल उर्फ अवतार किशन हंगल का जन्म गुलाम भारत में कश्मीरी पंडितों के घर सियालकोट पंजाब में हुआ था। पेशावर में रहते हुए वो कई दफा ड्रामा में हिस्सा लिया करते थे। प्ले के बचपन से शौकीन थे, जो कि कहते हैं ना, बच्चे के पाँव पालने में दिख जाते हैं, इनके भी दिख गए थे। उनकी उम्र करीब 15 साल रही होगी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके खिलाफ लोगों को आवाज उठाता देख उन्हें खुद भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने की ललक जाग उठी और फैसला कर लिया कि अब मैं भी इस लड़ाई का हिस्सा बनूंगा। जब पेशावर का किस्सा ख्वानी बाजार में अंग्रेजों ने सरेआम लोगों का कत्ल किया तो ए.के. हंगल उसके चश्मदीद रहे। जब भीड़ ने अंग्रेजों पर पत्थर फेंका तो उस उम्र में, उस छोटी सी उम्र में, 15 साल की महज, उसके अंदर आक्रोश ऐसा था कि उन्होंने बिना किसी से डरे उस आर्मी के सामने खुद खड़े हुए और उस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पकड़ लिया गया तो उन्हें छुड़वाने के लिए मर्सी पिटीशन में ए.के. हंगल ने भी साइन किया था। कम उम्र में ही ए.के. हंगल की शादी आगरा की मनोरमा से करवा दी गई। जब आलम यह हुआ तो घर का खर्च चलाने के लिए वो दर्जी बन गए। बावजूद इसके वो आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे थे। आए दिन गांव के अंदर अंग्रेज आते जाते रहते थे और उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को बंदूक दिखाकर घुटनों पर बैठा दिया करते थे। इस वक्त ए.के. हंगल उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते थे और झुकने से साफ इनकार कर देते थे। उनके हौसलों से दूसरे साथियों को भी जोश मिलता था। वो ए.के. हंगल जो अभी सिर्फ जवानी की दहलीज पर कदम रख रहे थे, उनके अंदर खून में आजादी का आंदोलन दौड़ता था। 1946 में जब उनके पिता रिटायर हुए तो पूरा परिवार पेशावर से कराची आ गया। यहां भी ए.के. हंगल ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। काफी मशक्कतों के बाद आखिरकार भारत आजाद हुआ, लेकिन फिर भारत पाकिस्तान बंटवारे से दंगे शुरू हो गए। ए.के. हंगल का परिवार कराची में ही रुका रहा। कराची में ए.के. हंगल ने इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन ज्वाइन कर लिया, जहां उनकी दोस्ती हीर रांझा, हकीकत, अर्थ और परवाना लिखने वाले राइटर कैफी आजमी और 2 बीघा जमीन और 1 फूल 2 माली एक्टिंग करने वाले बलराज सहानी से वहां उनकी दोस्ती हुई। वो कम्युनिस्ट थे। उनकी विचारधारा से नाराज होकर 1947 में अंग्रेजों ने उन्हें कराची की जेल में बंद कर दिया। 1949 में जेल से निकलने के बाद ए.के. हंगल ने पाकिस्तान को छोड़ने का फैसला कर लिया और वो भारत यानी कि मुंबई आकर बस गए। यहाँ वो एक चौल में रहते थे और कमाई के लिए टेलरिंग का काम करते थे, यानी कि दर्जी बन गए थे। चौल में रहते हुए जब उन्होंने देखा कि यहाँ कई सारी दिक्कतें हैं तो उनके अंदर का आंदोलनकारी एक बार फिर से जाग गया। उन्होंने इससे निपटने के लिए किराएदारों का एक संघ बना दिया जो मिलकर दिक्कतों का हल करता था। ऐसे ही उन्होंने दर्जी का काम करते हुए टेलरिंग वर्कर्स एसोसिएशन बना दिया। उस वक्त बॉम्बे में बड़े स्तर पर प्ले होते थे, जिन्हें देखकर दोबारा से नाटकों में हिस्सा लेने की ललक ए.के. हंगल के अंदर फिर से जाग उठी। यहाँ उन्होंने थिएटर का हिस्सा बनकर 1949 से लेकर 1965 तक कई बड़े प्ले में काम किया, यानी कि नाटक की किरदार एक बार फिर से जाग उठा था। एक दिन प्ले करते हुए ए.के. हंगल पर डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य की नजर पड़ी। उनकी अदाकारी उन्हें इस कदर पसंद आई कि उन्होंने
उन्हें तुरंत एक फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म का नाम था तीसरी कसम और उन्हें किरदार मिला था राज कपूर के बड़े भाई का। ए.के. हंगल को फिल्मों में तो आना ही था, इसीलिए थिएटर करते थे। शौक था, पूरा हो गया, मौका मिल चुका था। फिर जब सामने से राज कपूर के भाई का रोल मिला तो भैया मना कौन ही कर सकता था। उन्होंने भी झट से हामी भर दी। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और ए.के. हंगल ने पूरी ईमानदारी से अपना किरदार निभाया। वो खुद को बड़े पर्दे पर पहली बार देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब ज्यादा एक्साइटमेंट भी होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान होता नजर आता है। फिल्म की रिलीज टलती जा रही थी और आखिरकार 1966 में फिल्म तीसरी कसम रिलीज हुई। पहले ही दिन खुद को देखने के लिए ए.के. हंगल थिएटर पहुंच गए। पहले कुछ मिनट बीते, फिर 159 मिनट की वो फिल्म खत्म हो गई। लेकिन किसी सीन में वो महज चंद सेकंड से ज्यादा नजर ही नहीं आए। दरअसल फिल्म की लेंथ कम करने के लिए मेकर्स ने बिना उन्हें बताए उनके ज्यादातर सीन काट दिए थे। निराश होकर ए.के. हंगल घर लौट आए। लेकिन जिन भी लोगों ने उनके साथ काम किया वो हर शख्स उन्हें अपनी अपनी फिल्मों में कास्ट करने लगा। उस पहली फिल्म से उनकी छाप हर किसी पर पड़ गई। यहां तक कि पहली फिल्म तीसरी कसम के डायरेक्टर बासु भट्टाचार्य ने भी उन्हें अपनी दूसरी फिल्म शागिर्द में बड़ा रोल ऑफर किया और देखते ही देखते वो फिल्मों के पसंदीदा कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए। फिल्मों में उनका रोल इतना विनम्र हुआ करता था कि लोग उन्हें विनम्र साहब कहने लगे थे। आपको याद होगा ना शोले में रहीम चाचा, उनके सबसे पसंदीदा किरदार में वही था। इसके अलावा आईने के राम शास्त्री, शौकीन के इंद्रलाल सेन और नमक हराम के बिपिन लाल पांडे का रोल तो उनके किरदार में शामिल है। यहां तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अब वक्त बदलने वाला था। दरअसल दो एक्टर थे जो पाकिस्तान से आए थे, एक दिलीप कुमार और ए.के. हंगल। दोनों बंटवारे में पाकिस्तान से भारत लौट आए थे, लेकिन दोनों का ही हमेशा से लगाव पाकिस्तान से रहा, क्योंकि वो हिस्सा दोनों का जन्म स्थान था। दिलीप कुमार को 1998 में पाकिस्तान सरकार की ओर से देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज दिया जाना था। जैसे ही खबर भारत पहुंची तो शिवसेना ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनके देश प्रेम और देशभक्ति पर सवाल उठाए गए। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो दिलीप साहब की बात है, तो फिर ए.के. हंगल कहां से आ गए। दरअसल शिवसेना के पार्टी प्रमुख बाल ठाकरे ने दिलीप कुमार से साफ कह दिया कि वो सम्मान लेने पाकिस्तान ना जाए। बाल ठाकरे का उस वक्त दबदबा था कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ नहीं कहता था। तब ए.के. हंगल के अंदर का आंदोलनकारी एक बार फिर से जाग उठा। उन्होंने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि दिलीप साहब को पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए, इससे दोनों देशों के संबंध भी ठीक हो सकते हैं। वो अपने हिसाब से बयान दे रहे थे, लेकिन इस बयान का नतीजा ये निकला कि उल्टा ए.के. हंगल ही शिवसेना के निशाने पर आ गए। पार्टी ने फरमान जारी कर दिया कि अब से ए.के. हंगल की कोई भी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगी। अगर फिल्म इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि उनकी फिल्में रिलीज हो तो ए.के. हंगल से किनारा कर लीजिए, यानी कि उन्हें अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दीजिए। ये एक बड़ा झटका था, क्योंकि वो दौर था जब शिवसेना के आगे किसी की नहीं चलती थी और वाकई में उन्हें 2 साल तक कोई काम नहीं मिला। उन्हें काम मिलना यानी कि पूरी तरह से बंद कर दिया। तब भी हंगल ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से दर्जी बनकर गुजारा करना शुरू कर दिए। आप सोचिए कि जो शख्स एक वक्त को पसंदीदा कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गया था, वो दोबारा से दर्जी बन गया। विवादों के बाद लोग ए.के. हंगल को फिल्मों में लेने से झिझकने लगे। कुछ साल गुजरे और आता है साल 2001। इस साल फिल्म लगान में शंभू काका का एक छोटा सा रोल उन्हें मिला। फिल्म दिल मांगे मोर, पहली और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बतौर अभिनेता उनकी कुछ आखिरी फिल्में रहीं। 2007 तक बढ़ती उम्र और बीमारियों के चलते उन्होंने काम करना अब खुद ही बंद कर दिया। फिर आया साल 2007। ए.के. हंगल अब 93 साल के हो गए थे। उनका इकलौता बेटा विजय भी तब तक 75 साल का हो चुका था और पत्नी गुजर चुकी थी, यानी कि लगभग अकेले बचे थे बाप बेटे। बेटा भी फोटोग्राफी के प्रोफेशन से रिटायर हो चुका था। ए.के. हंगल ने बिस्तर पकड़ लिया था और उनके बेटे विजय के पास भी कोई काम नहीं था। जो छोटा मोटा काम उन्होंने किए उससे भी उनका घर चलाना मुश्किल हो गया था और हालात अब बद से बदतर होते जा रहे थे। आर्थिक तंगी का दौर ऐसा आ गया था कि ए.के. हंगल और उनके बेटे के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। दोनों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। आप सोचिए, एक शख्स जो कि इतना मशहूर हो चुका था, अब वो इस हालात में आ गया था कि उसके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं थे।
जब 20 जनवरी 2012 को एक मीडिया रिपोर्ट के जरिए उनकी आर्थिक तंगी की खबर देश भर में फैली तो कई लोग अब सामने से आ गए मदद करने के लिए। यहां तक कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने भी खुद उनकी मदद की। साथ ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने भी उनके घर जाकर उनकी आर्थिक और मेडिकल मदद की। लेकिन आप सोचिए, जब जरूरत थी तब कौन आया था, तब कौन साथ दिया था? कोई नहीं। खैर, 16 अगस्त 2012 को ए.के. हंगल अपने घर में अकेले थे। उनके बेटे विजय की बैंक इंजरी हुई थी, जिसकी सर्जरी के लिए वो खुद अस्पताल में थे। जब घर लौटे तो देखा पिता बाथरूम में बेसुध पड़े हैं। उन्होंने तुरंत उन्हें उठाया और अस्पताल लेकर गए, जहां पता चला कि उन्हें चेस्ट और ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। 26 अगस्त को उनकी हालत बिगड़ गई और एक लंग की फंक्शनिंग बंद हो गई। उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनका अंतिम संस्कार अगले दिन पवन हंस शमशान घाट में हुआ था। तो इस कहानी को आप देखकर कई सारी चीजें सीखते हैं कि वक्त कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता, वक्त कब कहां आपको पहुंचा दे कोई नहीं बताता। अच्छे वक्त की बुरी बात भी यही होती है कि वो बदल सकता है, और बुरे वक्त की अच्छी बात भी यही होती है कि वो भी कभी भी बदल सकता है। ए.के. हंगल की स्टोरी आपको सिखाती है कि आपके अंदर का जो आंदोलनकारी होता है वो कभी नहीं मरना चाहिए, क्योंकि आपको वो हिम्मत देता है, आपको वो ताकत देता है हर उन हालात से लड़ने की जहां पर इंसान दम तोड़ सकता था। ए.के. हंगल की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।